हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले पार्ट लेके आएंगे जिसमें मैं 3 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ये सभी क्वेश्चंस करिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर किया जाएगा और क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये मानता हूँ कि 80% जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं वीडियो से आ जाएंगे। तो इसी तरीके से इस वीडियो को देखना है जरूर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर कुछ ऐसी रेक्टेंगुलर नंबर है जिसके अंदर कुछ रोज और कॉलम लिखे हुए हैं। तो इन्हीं सब चीजों का अरेंजमेंट को कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कैसे होते हैं? जितनी रो होती हैं और जितने कॉलम होते हैं उनको हम जब लिखते हैं मल्टीप्लाई में तो उसे ऑर्डर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रो और ये कॉलम। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जैसे 1 2 3, इस तरीके से रो मैट्रिक्स हो गई। अब अगर ऑर्डर की बात करें तो ये एक रो है और यहाँ पर 3 कॉलम है, तो 1 into 3। तो ऑर्डर हमेशा किस फॉर्म में लिखा है? P/Q की फॉर्म। उसी तरीके से अगर बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है कहता है कि जो एक कॉलम प्रेजेंट हो। उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जहां पर रो और कॉलम्स क्या हो, दोनों इक्वल हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, या कह सकते हैं एक और एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएंगे? इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर। यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। उसके बाद बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स तो हैं मगर सिर्फ डायगोनल में कोई नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट ये बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं था कि वहां पर सभी नंबर सेम हो, मगर स्केलर मैट्रिक्स वो कहलाती है, वो मैट्रिक्स कहलाती है जहां पर जो डायगोनल होंगे वो सभी सेम होने वाले हैं। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत काम आने वाली चीज है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ध्यान से इस चीज को समझना। तो क्या बोल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आती है? ऐसे नंबर, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो 1 होते हैं। डायगोनल्स 1 होते हैं और बाकी नंबर्स 0 होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल नंबर्स 0। ये ध्यान रखना है। ये चीज बात में रखना कि भाई 0 होने चाहिए। ये नहीं कि बाकी ऐसे लिखा हुआ 1 2 3 0 1 2 इस तरीके से। ठीक है, 1 4 1। तो ये देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जहां पर डायगोनल्स 1 होंगे और बाकी रेस्ट नंबर्स क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं नल मैट्रिक्स, कि जहां पर जो मैट्रिक्स होगा उसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। मतलब जो मैट्रिक्स होगा उसमें 0 0 0 0 होंगे। तो इसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होगी। जब देखिए आप कोई भी वैल्यू निकालने जाएंगे एक्स वाई, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वल मैट्रिक्स की बनोगी 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी? जब ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम है 2 into 2 into 2। और यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखा है XYZ W, तो ये इस तरीके से। तो ये x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी, ये W की वैल्यू होगी और ये वाली Z की वैल्यू होगी। तो ध्यान रखना, इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाएंगे जब ऑर्डर भी सेम हो और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
है वो भी इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितनी बनी है, तो ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन में बताया हमें कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे कि बता दिया कि भाई 2 एलिमेंट से चीजें बनानी है, तो हम बता सकते हैं कि उसमें और कितने का 3 3 का बनाना है, तो उसमें कितनी मैट्रिक्स बन सकती है 3 3 का। जैसे बोला कि नंबर 0 1 है, ये बुक का क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला है कि ये 3 3 का ऑर्डर से जो है मैट्रिक्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, और ऑर्डर 3 × 3, तो 2 की पावर 9 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। अब बोला है सम और डिफरेंट इज एग्जिस्ट, यहाँ पर बोला गया है कि सम, ये सम है, SUM, सम, जोड़ और घटा डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। एग्जिस्ट इफ द ऑर्डर इज सेम, अगर दो चीजों का ऑर्डर सेम है, जैसे 1 2 3 4 प्लस 4 2 1 3, इस तरीके से, तो ये तभी प्लस होंगे जब इनका ऑर्डर सेम, तो यहाँ भी 2 × 2 है, यहाँ भी 2 × 2 है, तो इसका मतलब ये कि हम इसे प्लस कर सकते हैं। इसी तरीके से माइनस की बात करी जाए कि ये माइनस भी तभी होंगे जब ये आगे बोला 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। अब देखिए ये है, इफ अ मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट, अगर 36, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर के इट कैन, कितने ऑर्डर बन सकते हैं, ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पे कितनी रो और कॉलम बने, तो यहाँ ध्यान रखना इस तरीके से करना है, ये 36 है, क्या करना, इस तरीके से, जैसे एलसीएम निकालते हो ऐसे एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ सबसे पहले ध्यान रखिए, इस तरीके से मानना कि ये जो नंबर है 36, ये 36 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, जो नंबर है ऑलरेडी उसको 36 इंटू 1 कर दीजिए, 36 × 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा, सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर कौन सा है, जिससे नीचे लिखा हुआ है 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और आगे भी करना है पीछे भी करना है, क्योंकि ये रो भी हो सकती है और कॉलम भी हो सकती है। 2 × 18 और 18 × 2, ठीक है, ये दो तीन चीजें आ गई। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट के बारे में समझने के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9, 9 4 जा, तो 9 4 जा, और 4 9 जा, इस तरीके से बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3, देखिए सबसे इजी और शॉर्टकट तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 3 इंटू इससे ऊपर वाले नंबर, तो 12, 12 12 और 12 × 3, ठीक है, ये चीजें तो बन गई। अब देखिए और भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाँ बन सकती है, और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर ये जो दो नंबर अलग अलग नंबर हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए 6 × 6, तो क्या ये भी नंबर बनेंगे, क्या ये नंबर बनेंगे, और 1 × 36 ऐसे भी नंबर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे नंबर बना पाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो बन सकते हैं 36 एलिमेंट्स में, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज है कुछ, तो पहला क्वेश्चन हमने किया, बहुत इजी, और 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से कर लेना, बहुत इजी रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कभी आंसर गलत नहीं होने वाला। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर गिवन है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 और 4 5 1 2, इस तरीके से दो नंबर गिवन है और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई की पहली कंडीशन है कि इनके जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर जो है, जैसे 2 × 2 2 × 2, तो यहाँ पर जो पहले वाले के जो कॉलम है और दूसरे वाले की जो रो है वो सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए, अगर ये दोनों सेम है तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और जो इनका आंसर बनेगा, निकल के जो मल्टीप्लीकेशन आएगी, वो बाकी बचे नंबर्स होंगे, मतलब ये 2 ये 2, ठीक है। जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं हम, ये तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 3 × 2 बन गया, इसी तरीके से 4 1 5 2, ये आ गया, क्या ऑर्डर, 2 × 2, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ये नहीं है कुछ भी नंबर, ठीक है, ध्यान रखना, ये कुछ भी नंबर नहीं है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या है,
ऑर्डर, तो यहाँ की पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, और आंसर जो आएगा वो आएगा 3 into 2 के ऑर्डर में। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये तभी मल्टीप्लाई होंगे जब इसके जो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए इन नंबर्स को इनसे मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स को इनसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 into 4 प्लस 2 into 1, ठीक है। तो पहले वाले जो रो है वो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से एक नंबर बन जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, तो पहले वाली जो रो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 into 4 प्लस लगाना है बीच में, जब तक पूरे कॉलम्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे पूरी रो से तब तक ये लिखते रहना है। तो 2 into 1, तो यहाँ एक नंबर बन गया। उसी तरीके से 1 into 5 प्लस 2 into 2, ठीक है। यहाँ पर आएगा 3 into 4 प्लस 4 into 1, इसके बाद आएगा 3 into 5 प्लस 4 into 2। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन रूल समझ आए, मल्टीप्लिकेशन रूल समझ आए। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब अगर ए बी है और बी ए है, जैसे हम करते हैं ना 2 into 3, 3 into 2, ये दोनों तो बराबर आ गए, ये दोनों बराबर, मगर मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों बराबर नहीं होते। मैट्रिक्स के अंदर अगर ए नंबर दिया है, बी नंबर दिया है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई किए और ऐसे उल्टे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो ये पहली कंडीशन है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि ए अलग है, बी और सी अलग नंबर है, उसी तरीके से बी और सी इस तरीके से नंबर आते जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आती है कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये समझ आ रही है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए, अगर मैं किसी तरीके से ए और आई को मल्टीप्लाई करता हूँ, ए और आई का मतलब होता है कोई नंबर है और कोई नंबर की मैट्रिक्स दी हुई है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमेशा यही आंसर आएगा, यही आंसर निकल के आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। मैट्रिक्स में भी ऐसा होने वाला है, तो इसलिए ये चीजें समझना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट के बारे में, ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज के बारे में। तो ट्रांसपोज क्या कहता है, कि ट्रांसपोज कहता है अगर हम एक चीज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, पहले तो सबसे पहले मतलब समझने की कोशिश करेंगे हम। ट्रांसपोज कहता है कि देखिए ऐसे एक नंबर गिवन है हमारे सामने, कोई नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो जो नंबर गिवन है क्या है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो रो बन जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज। अगर मैं दोबारा से इसका ट्रांसपोज करने जाऊंगा तो यही सेम आ जाएगा नंबर, तो यही चीज इसमें बताएगी। अगर हमें किसी कांस्टेंट के साथ ट्रांसपोज करते हैं कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कांस्टेंट को अलग निकालेंगे तो भी वो ट्रांसपोज सेम रहेगा। अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं और एक अलग से करता हूँ ट्रांसपोज और बी को अलग करके फिर माइनस करता हूँ तब भी आंसर सेम आएगा। ए बी का ट्रांसपोज करता हूँ और बी और ए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं और बी का ट्रांसपोज करके ए से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर सेम आएगा, मगर ये सेम नहीं होगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये नहीं होगा मैट्रिक्स के अंदर। तो ये कंडीशन को समझने की कोशिश करनी होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक बेसिक से एक एक चीजें बताई जा रही हैं, तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, तो ये ध्यान रखने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक कंडीशन है कि अगर ए का ट्रांसपोज किया तो ए बनना चाहिए। ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर ए बन रहा है तो उस कंडीशन में वो नंबर सिमेट्रिक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ए 2 - 3 - 3 0। अब क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ, इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ आएगा 2 - 3 - 3 0। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए ट्रांसपोज करने के बाद भी ये ए के इक्वल ही बना है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर 3 3 का एग्जांपल लें तो 1 2 - 1 2 3 4 - 1 4 6,
ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ आएगी कि 1 2 -1 3, सॉरी यहाँ पर है ट्रांसपोज करना है 2 3 4 -1 4 6। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये चीज समझ आई, यहाँ पर देखना ये वाली चीज इसके बराबर है, ये 4 इसके बराबर है और ये -1 इसके बराबर है। तो यहाँ से कंडीशन होगी कि अगर A12 इसका मतलब होता है कि पहली रो का दूसरा कॉलम का नंबर A13 और A32 अगर ये दोनों सेम है, ये तीनों चीज सेम है, तो क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश करना कि वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक पर क्या कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज करने पर -a बन जाए, मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद अगर सेम बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। देखते हैं, जैसे एग्जांपल है 0 -2 2 0। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 0 -2 और यहाँ पर आएगा 2 0। हाँ तो देखा, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या सेम बनेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए एक एक चीज बताई जा रही है, बहुत अच्छे से बताई जा रही है, कि उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो 0 1 -2 -1 के बाद 0 -3 2 3 0 और इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो देखिए ध्यान पूर्वक इस चीज को समझिए। तो इसमें एक कंडीशन है कि A12 हमेशा बराबर होगा A-21 के। अगर A13 -A31, A23 -A32 के, इस तरीके से तीनों कंडीशंस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर इसी के सम की बात करें, इन दोनों के सम की बात करें, अगर सम निकालना, क्योंकि सम क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार किसी तरीके से पूछ लिया जाता है, तो यहाँ सम का मतलब होता है कि इसका 1/2 a प्लस में a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अगर मैं इस तरीके से इन दोनों को जोड़ूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर मैं एग्जांपल लेके भी करूं, ये मेरे लिए P है और ये मेरे लिए Q है, तो ये समझना कि अगर मैं P का ट्रांसपोज करूंगा, P मैंने मान लिया कि 1/2 A प्लस में A का ट्रांसपोज, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, P का ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो देखिए 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो यहाँ पर आएगा हाफ, तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए। यह भी कंडीशन भी बताई थी मैंने, तो ये चीज आ गई। तो क्या दोनों सेम आ गए, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू में पी। तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्यू के बारे में। एक और एग्जांपल, एक लेट और करते हैं, क्यू सिमेट्री भी लेट करना है, तो हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्यू का ट्रांसपोज कर दिया तो 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यही चीज हमारे सामने आ गई। तो ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। तो क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसलिए इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए, और ये लगा सकते हैं कि ये बोर्ड के क्वेश्चन ही हैं ज्यादातर। तो आपको समझना होगा, इनको करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ध्यान पूर्वक इनको करना होगा।
तो ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स, तो पहली बात इक्वल मैट्रिक्स का मतलब 2 × 2 × 2 इक्वल मैट्रिक्स, और ये दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब निकालना क्या है 24/x प्लस 24/y। देखिए दो कंडीशन है, या तो इस यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालो, नहीं आती तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई या एलसीएम लेंगे तो 24x प्लस 24y, इसका मतलब 24 ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइड में एक्स वाई, ये बन गया। तो 24x की वैल्यू 6 है और यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 8 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू आंसर निकल के आ जाएगा 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और ये 1 मार्क में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। थोड़ी सी चालाकी लगानी है, यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है उसकी तरफ देखना है, या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएंगे तो स्क्वायर लगाएंगे तो इस तरीके से कोई ना कोई जो है वैल्यू आ जाएगी, पर कोशिश करना कि जो प्रूव है उसकी तरफ देखना और सॉल्व कर देना सेकेंड ऑन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ बोला है कि भाई ए की वैल्यू ये है प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स। तो यहाँ बोला है कि ए की वैल्यू यहाँ पर है कुछ गिवन, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बोला है 2a प्लस बी इक्वल टू में नल मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स का मतलब है कि ये जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, यही होता है ना नल मैट्रिक्स, या मतलब कि 2 × 3 4 5 2 प्लस बी हमारे पास है नहीं, और ये नल मैट्रिक्स का मतलब होता है 0 0 0 0। अब क्या करना है, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4, इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर प्लस बी और यहाँ पर ये 0 0 0 0, अब ये उस तरफ चला जाएगा और जीरो में से कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगी -6 -8 -10 -4। तो घबराना नहीं है, सिर्फ नल मैट्रिक्स का मतलब समझ आना चाहिए, नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो। कई बार इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे देता है, ठीक है, कई बार कुछ स्केलर मैट्रिक्स भी दे देता है, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया तो मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है और जिसमें बोला गया है कि भाई हमें क्या निकालो, प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ कि भाई ये किस तरीके से प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक है। सम निकालना, सॉरी प्रोडक्ट ही सम निकालना, किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स में वही फॉर्मूला लगाना है, P इक्वल टू में क्या माना था हमने, लेट किया था 1 बाय, यहाँ पर B लिखा तो हम B प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, B प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो कर दीजिए ट्रांसपोज, तो आएगा हाफ B2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और यहाँ पर प्लस इसका ट्रांसपोज तो आएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, और पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फिर हाफ कर देंगे, फिर हाफ कर देंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किसके इक्वल आता है। पी के इक्वल आती हैं चीजें, वैसे तो आप समझ सकते हैं कि पी के इक्वल क्या आएगी, पी के इक्वल इन दोनों का सम इस तरीके से आएगा, अगर मैं इनका ट्रांसपोज आगे जाके करता हूँ तो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आएगा -3, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा -3, यहाँ पर बनेगा 0 प्लस किया ना तो 6, और यहाँ पर बनेगा 2 और यहाँ पर बनेगा -3, यहाँ पर बनेगा +2 और यहाँ पर बनेगा -6, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसका हाफ करके लिख सकते हैं आप, यहीं पे लिख देते हैं तो ट्रांसपोज करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 4/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, सभी से डिवाइड करना है, 2 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और यहाँ पर बन जाएगा -3। अब मैं इसका क्या करता हूँ, ये मेरे पास आ चुका, अब मैं इसका जो P निकाल चुका, P का ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो क्या ट्रांसपोज भी सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -3। तो इससे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि P जो है, P का ट्रांसपोज P के बराबर है। तो इसलिए समझने की कोशिश करना है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, बाद में इनका सम भी निकालना है, सम भी निकालेंगे, सम भी समझते हैं कि कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा।
ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, क्यू। क्यू, तो क्यू का मतलब होता है 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पर आएगा हाफ, तो यहाँ पर बनेगा 2 - 4 - 1 3, ठीक है, माइनस ट्रांसपोज, तो यहाँ आएगा 2 - 2 - 4 - 1 3 4, इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों को क्या करना, माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जीरो। देखिए पहला नंबर जीरो बन गया, उसके बाद नंबर क्या बनेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, -5, उसके बाद नेक्स्ट नंबर -+1, नेक्स्ट नंबर 0, नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 6, नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 5, नेक्स्ट नंबर -6, नेक्स्ट नंबर 0। ठीक है, इस तरीके से अब इसका हाफ कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 0 - 1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। तो इस तरीके से क्यू आ गया। अब क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ये ट्रांसपोज है, क्यू का ट्रांसपोज के बारे में बात करें। अगर मैं ट्रांसपोज करके माइनस ले लेता हूँ, ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करके माइनस लेता हूँ, तो क्या नंबर सेम बनेगा, देखते हैं। 0 है, -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज कर चुका हूँ, अब इसमें से नेगेटिव माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस जैसे ही मैंने कॉमन लिया, तो ये चीज सेटिस्फाइड हो गई हमारे सामने। ये क्या बन गया, दोनों के दोनों सेम बन गए। -5/2 3 0। ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, -5/2 है, ध्यान से देखना, ये -5/2 है। और ये -3। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका हूँ दोनों, ये आप समझने की कोशिश करना। तो ये कंडीशन 3 आपके सामने आ गई। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है P प्लस क्यू। लास्ट में हमें क्या निकालना था, P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू की वैल्यू है, दोनों आपके सामने है, तो इसको प्लस कर दीजिए। तो 2 - 3 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ठीक है, प्लस करते हैं तो यहाँ आएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी के इक्वल। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इनका सम जो है वो इसके इक्वल आ चुका है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर आ जाता है कभी क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी और साथ में सी दिया और डी मैट्रिक्स दिया। तो ध्यान से देखिए, एक चीज देखना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कुछ समय के लिए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये दोनों मल्टीप्लाई तब होंगे जब इनके पहले वाले के रो, पहले वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल होगा। तो यहाँ पर मेरे पास सी की वैल्यू था 2 5 3 8, डी नहीं है मेरे पास। तो डी में एक कंडीशन तो हमारे पास आ चुकी है कि अगर ये 2 × 2 है, तो इसका मतलब ये 2 × समथिंग होगा। ये कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 -1 3 4 और यहाँ पर आएगा 5 2 7 4। तो यहाँ पर जो है ये दोनों तो मल्टीप्लाई होने वाले हैं, मगर जो इनका आंसर आएगा वो आएगा 2 × 2, ये आएगा। तो क्या इन दोनों का आंसर भी क्या बनना चाहिए, 2 × और यहाँ मेरे पास है नहीं, ये मैं कुछ समय के लिए क्यू मान लेता हूँ। तो क्या इन ये क्यू की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकते हैं जब क्वेश्चन के अंदर इक्वल मैट्रिक्स तब हो सकते हैं जब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या हो, दोनों इक्वल हो ऑर्डर। तो यहाँ इसका आंसर 2 आ गया। अब ये मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसमें कुछ भी मान लेना, ए बी सी डी मान लेना, ए बी सी डी, इस तरीके से। अब क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d 3a प्लस 8c
और यहाँ से आ जाएगा 8b प्लस 8t। क्या सही है? यहाँ पर 3b है, ये 3b है, 3b। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ गई। और यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 5 10 माइनस 7 4 माइनस 4, उसके बाद 15 माइनस 28, 15 माइनस 28। तो यहाँ पर है 15 प्लस 28, 15 प्लस 28 43। ठीक है, उसके बाद आएगा 6 प्लस 16, 6 प्लस 16 यहाँ लिख देता हूँ, 6 प्लस 16। तो यहाँ से बनी वैल्यू 3 0 43 22। और यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ गई। अब क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये इक्वल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस 5c इक्वल टू 3, और ये वाली चीज इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, और ये वाली चीज इसके बराबर होनी चाहिए 3a प्लस 8c इक्वल टू में 43। इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। अब जैसे हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं टेंथ क्लास में, वैसे लगा दिए, ये सब्सटीट्यूशन लगा दिए, जो भी वैल्यू अपने लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे इसमें मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो 6a प्लस 15c 9, 6a प्लस 16c प्लस 986। ठीक है, तो यहाँ माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस सी इक्वल टू में माइनस 77। तो सी की वैल्यू हमारे पास 77 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 2a प्लस 5 इंटू 77 इक्वल टू में 3। तो 2a 3 माइनस 5, ठीक है, माइनस 382 डिवाइड में 2, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 191 माइनस की। तो ए हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से भी सेम इसी तरीके से करना है। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 और 2। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैसे, ये 15 और ये 16 माइनस 1d, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा माइनस 44। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 44। डी हमारे पास 44 है। अब पुट कर देना किसी भी वैल्यू में, तो यहाँ पर 5 इंटू 220 2b, तो b की वैल्यू 1110। तो इस तरीके से आ जाएगी माइनस 1110। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगी हमारी, जो हमने लेट की थी, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जैसे कि ए सबसे पहले लेट किया था तो -191, उसके बाद बी था -110, और सी 77, और डी की वैल्यू आई 44। तो ये हमारा आंसर बनेगा फाइनली। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात कर ले तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है, 1 रो और 3 कॉलम, और यहाँ पर 3 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इंटू 3 बनेगा पेयर। 1 इंटू 3 तो करते हैं, तो यहाँ बनेगा x x 0, और यहाँ पर बनेगा -2। मल्टीप्लाई किया x को पहले इससे, फिर -5 को इसके, -5 को इससे, x को इससे करते हैं तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर आएगा -10। इसके बाद x को करते हैं तो +2x -5 -3। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से अब क्या करते हैं, x को करते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा इस तरीके, और यहाँ बनेगा x4 1। तो क्या हमने सही किया, हमारा जो आंसर बना 1 इंटू 3, तो 1 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x -2 -10, और यहाँ होगा 2x -8, और यहाँ x4 1। अब मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 इंटू 3 है और यहाँ पर 3 इंटू 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है और आंसर 1 में आएगा। तो x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8, इस तरीके से 2x से 2x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 अंडर रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा 16 इंटू 3, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3, तो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए। तो x की वैल्यू आई माइनस प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपको समझना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आप समझ सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको बता दिया, इसमें प्लस माइनस भी मैंने बता दिया। देखिए मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो इसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चंस बनेंगे। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, इनको इस तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, डिटर्मिनेंट। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहली चीज हमें जो सीखनी है वो सीखना है कि हम कैसे किसी भी नंबर का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी सीरीज कुछ इस टाइप से है, A11 A12 A21 A22 इस तरीके से, तो ये कुछ प्लस माइनस के साइन याद रखने हैं, अभी आगे जाके आपको माइनर वगैरह में काम आएंगे। तो करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, मतलब A11 और A22 को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है और A12 A21 इस तरीके से लिखना है। ये हो जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर यहाँ A है ये, तो इसका मतलब A का डिटर्मिनेंट कुछ इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, सेकंड चीज हमें क्या सीखनी है, ये तो मैंने 2 का बताया, इसी तरीके से 3 की बात करते हैं। तो अब कैसे करना है, ध्यान से देखना, एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। क्या करना है, जब आप इस रो से निकालने की कोशिश करें, आप किसी भी रो से निकाल सकते हैं, जब भी पहली जिस भी रो से निकालें उसको कुछ समय के लिए सिर्फ पहला नंबर लिखकर बाकी चीजें भूल जानी है। ठीक है, और जो नंबर आप निकाल रहे हैं, जैसे A11 से निकाल रहे हैं, तो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को भूल जाना है, मतलब सिर्फ इसका यूज करना है, सिर्फ इसका यूज करना है ध्यान से। मतलब A22 मल्टीप्लाई A33, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, सेकंड स्टेप ध्यान रखना, अब इसमें भी क्या है, कुछ प्लस माइनस के साइनों को याद रखना है। पहले वाला प्लस होगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से याद रखना। अब ये साइन का बड़ा यूज है इस वाली में। ठीक है, कैसे यूज है, जो साइन बीच में लगा हुआ है, ये अब सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ, माइनस, उसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देना, A12 हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद ये वाली लाइन, देखिए ये वाली रो और इसके नीचे वाले कॉलम को भूल जाना है और बाकी जो नंबर बचे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब अंदर क्या बचे हैं, देखिए इस तरीके से बचा है, इस वाली रो को भूलकर यहाँ बचा है A21 A21 यहाँ पर A12, और ध्यान रखना कि ये वाला कॉलम और ये वाली रो भूलकर A211 यहाँ पर ये बचेगा और इनको क्या करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा A33 A21 माइनस A31 A23, इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब बीच में क्या लगाना है, साइन कौन सा, प्लस का, तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देना A13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये वाली, देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये वाली कॉलम और ये वाली रो को भूल जाना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, A21 A32 माइनस A31 A22,
इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। तो ये चीज क्या है, हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसी और रो से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे इस वाली से निकालना है, तो जब ये निकालना हो तो इस वाली रो के बारे में भूल जाना है, और जो भी रो का पार्ट ले रहे हैं उसके साथ साथ वाले कॉलम को भूल जाना है। मतलब A21 ब्रैकेट A112 इंटू A33 माइनस A, पर एक बात ध्यान रखना कि साइन का ध्यान रखना है बार बार, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, A13 और A32 इस तरीके से, ये वाली। अब जब नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो ये वाला भूल जाना, ये वाली चीज, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना। और प्लस माइनस के साइन रख लेना। अगर पहले वाले में माइनस का साइन है तो माइनस को याद रखना है, कि माइनस का साइन है तो माइनस को याद रखना है, पहले माइनस फिर उसके बाद प्लस से मल्टीप्लाई, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। और कोशिश करना पहली ही रो से निकालना, ताकि आपको बार बार चीजें अलग अलग करनी ना पड़े। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है, वो आती है माइनर। माइनर, उसके बाद कोफैक्टर, ठीक है। और जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस में आते हैं, मैं अभी माइनर आपको 2 से भी बताऊंगा और 3 से भी बताऊंगा कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालने, मगर 2 का जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। बस अभी 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ, 3 में कैसे हम माइनर निकाल सकते हैं और कैसे हम को फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। 2 में तो बहुत इजी है, चलिए 2 का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं माइनर और को फैक्टर निकालने के लिए, जैसे ये एग्जांपल है 1278। अगर मैं इसके माइनर की बात करूं, हम कोई माइनस वाला लेते हैं, 1 - 2 4 3, ये एग्जांपल। अब क्या करना है, इसका माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए क्या होगा, देखिए डायरेक्ट आप माइनर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट माइनर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना कि जो माइनर पहले वाले का होगा, जो उसके सामने वाला है, मतलब M11 माइनर जो होगा वो 3 होगा। उसी तरीके से M12 सामने वाला 4, M21 -2, M22 1। तो इसका मतलब आमने सामने वाले क्या होंगे, माइनर होंगे। अगर मैं को फैक्टर की बात करूं तो को फैक्टर में क्या बदलना है, डायरेक्ट क्या बदलना है, साइन बदलना है। तो A113 A12 -4। तो ध्यान रखना, जो आमने सामने वाले दो नंबर हैं इनके साइन बदल जाएंगे, के साइन बदल जाएंगे। और डायरेक्ट एडजॉइंट भी निकालना सिखाऊंगा इसमें, थर्ड चीज जो होगी वो एडजॉइंट। देखिए क्वेश्चन है और एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट का मतलब होता है कि जो हमने को फैक्टर निकाले हैं उसका हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है, हमें ट्रांसपोज करना होता है। तो एडजॉइंट निकाले तो यहाँ क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना। अब ये कुछ इस तरीके से बन गए, ये कुछ इस तरीके से बन गए 3 -4 2 1। अब क्या करना है, ट्रांसपोज करना। तो ये क्या बन जाएंगे 1 -4 2, और यहाँ पर बन जाएंगे 3, ठीक है। क्या कभी, सॉरी, ट्रांसपोज करना था। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 -4 2 1, इस तरीके से क्या होगा। अब डायरेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना सुनना मेरी बात, ठीक है। क्या करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, इन दोनों के प्लेस चेंज कर देनी और इन दोनों के साइन चेंज कर देने। इसका मतलब कि 3 1 बन जाएगा और यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो जाएगा और -4 इस तरीके से है। तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं आप, कोफैक्टर। और हमें जब एडजॉइंट निकालना होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें क्या कोफैक्टर की ही निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर 2 का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब जैसे 2 का क्वेश्चन, 3 का क्वेश्चन, 2 का हमने समझ लिया, 3 का क्वेश्चन है। तो 2 - 3
56041 -7। अब क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है माइनर। तो माइनर सबसे पहले वाले का निकलेगा। अब माइनर निकालने का तरीका कैसे है, हमने डिटरमिनेंट जैसे निकाला था वैसे ही निकालना है। पहले क्या करना है, इस वाले पहले वाले से निकालना है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज हमें क्या करनी है, छुपो लेनी है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 045 -7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट माइनर निकालना। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू -7, बीच में माइनस का साइन, 4 इंटू 5, तो आगे क्या निकलेगा, -20। अगर मैं बात करूं सेकंड वाले का M12, तो क्या करना है, ये वाली रो में से निकाल रहे हैं तो 23 वाले कॉलम और ये वाली रो भूल जानी है। तो इसका मतलब 641 -7 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा -42 -4 इंटू 1, बीच में क्या लगाना, माइनस का साइन लगा, और यहाँ पर आ जाएगा -46। इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है M13। M13 निकालते हैं। तो यहाँ क्या करना है, 5 को भूल जाना है, 6015 इस तरीके से। तो आएगा 30 -0, आएगा 30। ठीक है, मैं सभी के लिख देता हूँ, इस तरीके से निकालने हैं आपको। तो ये समय वेस्ट ना करते हुए, देखिए एक एक चीजें आपको समझाई जा रही हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, 13। अब इसके बाद M31 का निकालना है। तो इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं करने, सिर्फ जो चीजें हैं, जो भी आप रो या कॉलम से निकाल रहे हैं उसको भूल जाना और बाकियों का इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, M32 2564 8 -30 -22, तो आएगा A M33 2 -3 6 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 + 18 18। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसे बॉक्स में लिख लेता हूँ ताकि देखो आपको डायरेक्ट क्या निकालने से सिखा सकूँ। तो यहाँ पर आएगा -20 -46, फिर 30, फिर -4, 46। इस तरीके से आ गया। अब देखो एक ये साइन मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप साइन से चेंज कर देना है। जो जहां पे माइनस का साइन है, जहां पे माइनस का साइन है सिर्फ वहां पर साइन बदल देने। इसका मतलब जो हमारे को फैक्टर आएंगे वो आएंगे -20 +46 30 +4 -19 13, यहाँ पर आएगा -12 22 और +18। इस तरीके से तो हमने जहाँ पे साइन से सिर्फ साइन चेंज किए। अब देखिए साइन साइन चेंज करने, तो इससे मतलब है कि कोफैक्टर में क्या करना है, ये साइन चेंज कर देना। अब एडजॉइंट निकालना है इसी नंबर का। तो एडजॉइंट में क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करना है सिर्फ हमें। क्या करना है, ट्रांसपोज। इसका मतलब -20 46 30 4 -19 13 -12 22 और 18। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। और ये 3-4 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 पॉइंट आपको याद हो गए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% आने वाला है, 101%। और वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन ये इस तरीके से गिवन है, अब यहाँ कुछ इनवर्स है और यहाँ पर ax प्लस कुछ वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन को किस तरीके कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर a है, a इनवर्स है, और a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर
एक बात सोचने वाली है, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या करते थे, ए और ए का ट्रांसपोज कुछ आई के इक्वल था। इस क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जिसमें ये कंडीशन लग जाए कि ए और ए इनवर्स, देखो ए की वैल्यू अगर दूसरी तरफ भेजता हूँ तभी इनवर्स बनती है ना, तभी इनवर्स बनती है ना, अगर कोई नंबर है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर a इंटू ए इनवर्स होगा तो वो भी आई बनाएगा। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और आई के इक्वल रख दूं तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएंगी, कुछ वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 -8a प्लस 2b, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 प्लस 7a प्लस 2y। देखिए मल्टीप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैट्रिक्स में सीखा होगा तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। इसके बाद -1 -5a प्लस 6, इस तरीके से बन जाएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बनेगा 1 -16 प्लस bx। नेक्स्ट -1 प्लस 14 प्लस xy। नेक्स्ट 1 -10 प्लस 3x। 3 -8 प्लस b। यहाँ पर बनेगा -3 प्लस 7 प्लस y। और यहाँ पर बनेगा 1 3 3 -5 प्लस 3, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी देखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 -8a प्लस 2b। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 7a प्लस 2y। और यहाँ पर बचेगा 5 -5a। यहाँ पर -15 प्लस bx, 13 प्लस xy, 3x -9, -5 प्लस b, 4 प्लस y। और यहाँ पर लास्ट में बचेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ इन ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 1 सेम है, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तो सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसकी। देखिए यहाँ से क्या है, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो लिख देता हूँ 5 -5 है इक्वल टू 0। तो 5 है इक्वल टू में 5, ए की वैल्यू आ गई 1, ये हमारे पास आ चुका, ठीक है। ए 1 आ जाएगा, और क्या चाहिए हमें, एक्स चाहिए, बी चाहिए और वाई चाहिए, ठीक है। ये आ चुका हमारे पास। तो पहले वाले में अगर -1 -8 इंटू 1 प्लस 2b इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2b इक्वल टू में 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी 9/2। b की वैल्यू आ जाएगी 9/2। क्या सब कुछ सही किया हमने, सब कुछ सही किया है या कुछ वैल्यू हमने, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8 9 और यहाँ पर 2b, यही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू यहाँ से देखिए 4 प्लस वाई इक्वल टू में 0, सॉरी यहाँ पे 1 है, प्लस 1 तो ये पूरा आ जाएगा 5, ये पूरा आ जाएगा 5। मैं भी सोचा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। y हमारे पास आ चुका, अब x निकालना है, b यहाँ से भी निकाल सकते थे, x यहाँ से निकाल देते हैं, 3x - 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब डायरेक्ट पुट करनी है इसमें वैल्यू, तो यहाँ पुट कर सकते हैं आप। तो पुट करने के बाद क्या आएगी, 1 प्लस 3 -5 -4, तो 4 -1, तो आंसर आएगा 3। इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं इस और देखना है कैसे करना है। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर इस तरीके से, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो तो आप डायरेक्ट 4 इंटू 2 लिखकर 8 लिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि अगर कभी भी डिटरमिनेंट गिवन हो और इस तरीके से इनवर्स पूछा हो तो यहाँ पर 4, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये चीज इसके बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ डिटरमिनेंट भी इनके बराबर कुछ हो जाएगा, तो इसको इस तरफ लेके आना है और ये चीज इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो 8 इसका आंसर आना है, ये आई है,
ठीक है, हाई है। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट में प्रॉपर्टी, एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको देखिए सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लग रही है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये याद रखनी है आपको प्रॉपर्टीज। यहाँ पर बोला है कि एडजॉइंट गिवन हो 64 और हमें रियल निकालना है डिटर्मिनेंट। तो क्या करना होगा, 3 का डिटर्मिनेंट हो तो करना क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, अंडर रूट 64 लिख देना होगा और प्लस माइनस की जो वैल्यू आएंगी वो इसका आंसर होगा। तो जब भी एडजॉइंट गिवन हो और डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो इस तरीके से निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक यहाँ से एक प्रॉपर्टी और समझ आती है हमें कि अगर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा हो, a इंटू बी इनवर्स गिवन है, तो हम कैसे निकाले b इसको इनवर्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अभी हमने सॉल्व किया है एक क्वेश्चन और बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो ध्यान दीजिए एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ए बी का इनवर्स पूछा गया हो तो ध्यान रखना कि ए का इनवर्स बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है। ये एक और प्रॉपर्टी है, तो अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ आई हमें कि ए बी का इनवर्स का होल इनवर्स बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है। इनवर्स ऐसे होता है। ठीक है, अब आगे बोलता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए इनवर्स जब तक नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन हमारे पास हमें सॉल्व नहीं होगा। तो ए, क्योंकि बी इनवर्स तो हमारे पास, तो ए इनवर्स निकालना सबसे पहले ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो यहाँ से देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बताई जा रही है। ऊपर आपको सिखा दिया गया था कैसे एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट के साथ साथ आपको ये भी बताया गया कि इनवर्स कैसे निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालना है क्वेश्चन में समझाया गया है। प्रॉपर्टीज के साथ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज के साथ समझने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन में इनवर्स बोला गया है तो आपको कैसे निकालना है इनवर्स, इस तरीके से निकालना। तो इसको याद रख लेना इनवर्स को। तो सबसे पहले इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना आपके लिए कैसे है, पहली रो से निकालो। तो यहाँ पर क्या करना, 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 0। 3 माइनस 0 कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है, समझ रहे हो बातों को। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या आएगा, उसके बाद माइनस का साइन, तो -2। अब देखिए 2 और इसको छुपा लेना है, यहाँ पर आएगा -1 और 0, -0। उसके बाद आएगा -2 -2 ब्रैकेट, यहाँ पर इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छुपा लेना, तो आएगा 2 2 माइनस 0। तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 2 माइनस 4, आंसर निकल के आ जाएगा ऊपर। तो डिटरमिनेंट हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले माइनर निकाल लेंगे, माइनर निकालने के बाद उसके बाद को फैक्टर निकाल लेंगे और को फैक्टर के बाद एडजॉइंट निकालेंगे। अगर किसी ने भी जब तक ये वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको डायरेक्ट एडजॉइंट लिख रहा हूँ, आप समझ लेना कि आप एडजॉइंट कैसे निकाले। देखना ध्यान से, पहले क्या निकालें, माइनर निकालने। माइनर कैसे निकालें, इसको इसको छुपाना, इसको छुपाना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद इसको छुपाना, इसको छुपाना, यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा, +1। को फैक्टर में डायरेक्ट इसको इसको छुपाना है, माइनर निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट को फैक्टर भी निकाल सकते हैं अगर आपको साइन याद है। अगर आपको साइन याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले माइनर निकालें, माइनर के बाद को फैक्टर के बाद एडजॉइंट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो ऊपर वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं कैसे निकाला। तो ए इनवर्स निकल के आएगा 1 बाय 1 3 2 6 1 1 2 2 2 5। हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है, बी इनवर्स आ चुका है, तो दोनों क्या करना, मल्टीप्लाई। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जो पहले दिया हुआ है वही आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। ऐसी गलती मत कर देना कि आप पहले क्या कर लिखेंगे। तो 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। उसके बाद 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, इस तरीके से अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसे, 3 इंटू 3 और -1 प्लस 2, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 10। तो 9 -1 प्लस 2 10। उसके बाद 3
2 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर 21। अब -15 को करते हैं तो -45 + 6 -10, तो यहाँ पर बना -49। इसके बाद -15 -30 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 -10 तो बनेगा -34। यहाँ पर बनेगा -15 × 6 जो बन के आ जाएगा 90 माइनस का +12 और -25, तो 90 + 13 -103। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा 5 × 3 15 -2 + 4 तो बन जाएगा 17। नेक्स्ट क्या बनेगा 5 10 -2 + 4 तो 12। यहाँ बनेगा 5 × 6 30 30 -4 + 10 तो यहाँ पर बन जाएगा 36। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद रहेगी आपको कि अगर B इनवर्स इंटू A इनवर्स मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस बार बार आएंगे। तो यहाँ से हम नई चीज सीखेंगे, हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स मेथड का मतलब है कि इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। और मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, जो एक्स वाले हैं वो क्या आ जाएंगे, सेम कॉलम में आ जाएंगे, और वाई वाले अलग कॉलम में आ जाएंगे, और जो लास्ट बचेगा वो अलग कॉलम में। ठीक है, इतनी चीज हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है कि फॉर्मूला होता है कि ए ये मैट्रिक्स बन जाएगा और हम दूसरे वाले को बी मानते हैं, 6 2 3, तो ए इंटू बी इक्वल टू में सी, ए इंटू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू तो हमारे पास, सॉरी, a इंटू सी होता है, c क्या है, यहाँ पे तीसरी चीज भी मान लेते हैं फिर उसके बाद समझाता हूँ। c जो आएगा वो आएगा x y z। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई b के इक्वल है, मगर c तो हमारे पास है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, इस a को दूसरी तरफ ले जाना जो इनवर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब a का इनवर्स निकालना होगा, पहले a का इनवर्स निकल के आएगा, उसके बाद क्या करना होगा क्वेश्चन के अंदर, b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो a का इनवर्स निकालते हैं तो a का पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट देखते हैं कितना आएगा, a का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो वैल्यू ठीक लिखिए, 1 प्लस यहाँ पर आएगा +2 -2 -4 -3 4 + 3 यहाँ 7 14 है, सॉरी 14 है। ठीक है, तो आंसर आएगा 35। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या निकालना है, जब इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के बाद क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वरना कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर जो इसके बनेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने, तो कोफैक्टर देखिए, अगर मैं यहाँ से भी समझूं कि पहली रो तो ये गिवन ही है, पहली रो हमारे पास गिवन ही है, तो पहले क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, 0 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा लास्ट में 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट आएगा, इसको छुपाना, इसको तो 4 + 6 10 11 4 5 5 -1, तो आप सभी कैलकुलेट करना। तो ये एडजॉइंट आ गया, और ए इनवर्स बन जाएगा 1/35 0 7 7 10 -11 4 5 5 5। इस तरीके से समझना। अब क्वेश्चन में क्या है, ये वाली इक्वेशन, तो ध्यान रखना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के साथ कुछ नई चीज बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ए से, ए इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई करना होगा, जो है 1/35
यहाँ पर 0 10 5 7 -11 5 7 4 5 और b कितना है, b की वैल्यू है 6 2 3। तो देखिए मल्टीप्लाई करना कितना इजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 20 + 15 35। नेक्स्ट वाले में बनेगा 42 - 22 + 15 तो 435। ठीक है 15 यहाँ पर बनेगा 42 प्लस यहाँ पे सब अच्छा माइनस है 42 + 8 - 15 35 और आ गया 135। अब देखिए 35 से डिवाइड करें तो 35 डिवाइड बाई 35 35 डिवाइड बाई 35 35 डिवाइड बाई 35 इस तरीके से बन जाएगी 1 1 1। तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन दिखने में तो सिमिलर लग रहा है क्योंकि इनवर्स के बारे में पूछा, ये क्वेश्चन हमारे सामने, मगर यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी चालाकी भी कि बोला कि इनका प्रोडक्ट निकालो सबसे पहले और उसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये इसका प्रोडक्ट आपके सामने आएगा उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना और प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं जाकर यूज करना है, कहीं ना कहीं जाके यूज करना है। तो ध्यान रखना अगर a इंटू बी किसी चीज पे i पे बराबर आ जाए, i पे बराबर आ जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है अभी हमने सीखा था a इंटू इनवर्स, जो इनवर्स होगा किसी भी टर्म का वो i के बराबर हो जाए, इस तरीके से कुछ सीखा था हमने अभी। तो यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो मल्टीप्लाई कुछ 2 9 और साइन में शायद कुछ गड़बड़ी है, साइन कंप्लीट नहीं है, प्रिंटिंग लिखने में थोड़ा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके 1 बन जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है तो 1 -2 -9 + 12 1। तो यहाँ पर बनेगा 0 -2 0। ठीक है 0 0 0 1, यहाँ पर 1 0 0 0 1, ये 101% बनेगा इनका मल्टीप्लीकेशन। अगर ये मल्टीप्लीकेशन बनता है तो देखो अब सबसे पहले क्या निकालना, a निकालना है। तो यहाँ बनेगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये बन गया। अब देखो ये बन रहा है इसके तरीके से, इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है, इसका इनवर्स है। ये नंबर क्या है, इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स है। तो डायरेक्ट क्या करना है, हमारे पास जो a आया था और b हमारे पास जो आया था 1 1 2 और c हमारे पास जो है वो बना है x y z। तो हम क्या करेंगे, c की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपके पास इनवर्स ऑलरेडी गिवन है। ये वाली प्रॉपर्टी की ध्यान रखनी है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है, ये प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर जो आ जाएगा इनवर्स आ जाएगा 2 0 1 9 2 3 6 1 2 और यहाँ पर बनेगा 1 1 2 1 1 2। ठीक है 1 1 2, ये माइनस है, ये माइनस के ध्यान रखना है, इसमें साइन थोड़े से गड़बड़ है, -2 -2। ठीक है तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -2 0 + 2 9 + 2 -6 6 + 1 -4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 5 3। तो मेरे को समझाने का मतलब था, क्वेश्चन ये इसलिए कराया गया है क्वेश्चन कि आपको ये समझ में आए कि अगर क्वेश्चन में दो चीज का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तो ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी लगने वाली। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने सभी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई है कि आप किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए और इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें जरूरी हैं और किस तरीके से जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी में कौन कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। तो यहाँ पर आएगा n a n माइनस वन। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x। अगर कहीं पे भी दिख जाए इस शेप का तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 10 x बाय x। तो ये आता है 1। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पर बनेगा cos x इक्वल टू में 1। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है लिमिट x टेंस टू 0 और साइन इनवर्स x की पावर साइन इनवर्स x बटे x भी क्या होगा वो हमारे पास होगा 1। ये 1 ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये भी 1 होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर सिक्स फॉर्मूले की बात करें लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाय x का वैल्यू होती है 1। ठीक है। सेवंथ जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा e की पावर x माइनस 1 बटे x जो बनता है वो बनता है 1। देखिए कितने सारे फॉर्मूले हैं जब सब में फॉर्मूले में 1 बन रहे हैं। ठीक है। एट फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है लिमिट x टेंस टू 0 अगर log 1 प्लस एक्स बाई एक्स है तो वो भी 1 होगा। उसके बाद नाइन्थ फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस 1 बटे x वो होता है log। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीजें बनती हैं वो ध्यान से देखना क्या है। देखिए वो बार बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो नहीं तो देखिए 10 जो 10th फॉर्मूला अगर log m डॉट n है तो इसका मतलब होता है log m प्लस log। इसी तरीके से अगर log m बाय n है तो इसका मतलब होता है log m माइनस log। इसी तरीके से log m की पावर n है तो इसका मतलब होता है n log है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं n ये स्पेशल फॉर्मूले हैं इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कैसे कैलकुलेट की जाती है ये समझना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्टेप वाइज चीजें होती हैं। स्टेप नंबर 1 सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें x की पावर x इक्वल टू में a ढूंढना होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन a और इसको फाइंड आउट करना होता है। स्टेप नंबर 2 हमें फाइंड आउट करना होता है LHL जिसके लिए हम देखते हैं x की पावर लेस देन a लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस 1 fx आ जाता है। तो क्या निकल करना पड़ता है फंक्शन के अंदर में x की वैल्यू a माइनस h रखनी होती है। उसके बाद नंबर स्टेप आता है थर्ड जिसमें हमें x मोर देन a ढूंढना होता है और हमें क्या निकालना होता है RHL निकालना होता है। इसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो फंक्शन होगा उसमें क्या पुट करना है। अभी क्वेश्चन कराता हूँ a प्लस एच। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब ऑल आर इक्वल देन इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये तो कॉन्टिन्यूस के बाद अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ली जाए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ ली जाए तो वो कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे पहले आते थे क्वेश्चन अब नहीं आते पर फिर भी मेरा फर्ज बताना। तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है x लेस देन 1 निकालना है जिसे कहते हैं LHD। तो लिमिट h टेंस टू 0 जो फंक्शन होता है a माइनस एच माइनस फंक्शन a बटे में माइनस एच। स्टेप 2 RHD जो होता है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस f डिवाइड में h। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारा 13th क्वेश्चन होगा।
इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस तरीके से फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या करना है, ये चीज हमें गिवन है, तो इसको हम थोड़ा सा मैं सुधार के लिख लेता हूँ। फंक्शन एक्स, यहाँ पर x की पावर 3 बनेगा, तीनों को मल्टीप्लाई, और लेस देन ये, और जब नेगेटिव आ जाएगा, जब दूसरा फंक्शन होगा, जब कोई x की पावर, x की वैल्यू हम 0 से छोटी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाना है आर एच डी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ क्या करना, फंक्शन a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a यहाँ पर 0 है ना, a 0 है, तो 0 प्लस h माइनस फंक्शन 0 डिवाइड में h। तो यहाँ से ध्यान देना क्या चीज बनेगी, यहाँ पर फंक्शन रखना है 0 प्लस एच, तो यहाँ पर 0 प्लस एच रख देना है जब पर राइट हैंड साइड लिमिट। राइट हैंड का मतलब होता है ये वाली चीज, तो x मोर देन, तो यहाँ पर रखना है एक्स क्यूब, और यहाँ पर एक बार 0 रख देना है, और यहाँ पर h, तो एक्स क्यूब का मतलब होता है ये फंक्शन डायरेक्ट है, तो यहाँ पर h की वैल्यू है, h क्यूब की वैल्यू है माइनस 0 बटे में h, तो यहाँ पर आएगा h स्क्वायर। ये हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पर पुट करने के लिए बताना है, डायरेक्ट मैंने फंक्शन में पुट कर दिया, आप फंक्शन को रखिए सबसे पहले और फंक्शन में बाद में पुट कीजिए। तो लिमिट हमेशा जब मैं लिमिट h टेंस टू 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट h रख देना। मेरा मतलब था समझाना कि फंक्शन के अंदर मुझे किस तरीके से पुट करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एल एच डी निकालने के लिए, तो एल एच डी निकालने के लिए क्या करना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे में h। तो इसमें क्या रखना है, इस वाली वैल्यू में 0 माइनस एच रखना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ध्यान से रखना 0 माइनस एच, तो यहाँ पर 0 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पर क्यूब बन जाएगा, माइनस 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा बटे में h, तो यहाँ आएगा माइनस एच क्यूब बटे में h, तो आएगा माइनस एच स्क्वायर। क्या डिफरेंशिएबल है? नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल ही नहीं है। इक्वल है, इक्वल है, हाँ इक्वल है, क्योंकि अभी हमें h की लिमिट भी रखनी है, तो लिमिट क्या आ जाएगी 0, और जब तक लिमिट चलती रहेगी, जब तक आप h की वैल्यू नहीं रखते, तो साथ साथ में लिमिट रखते जाना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो डिफरेंशिएबल में क्या करना है, सिर्फ फंक्शन के अंदर ये चीज पुट करनी है। फंक्शन के अंदर आप जैसे, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब कॉन्टिन्यूअस हो जाए, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है x बाई 3, तो क्या चीजें लिखानी है, तो स्टेप नंबर 1 पहला फंक्शन देखना है कि पहले फंक्शन इक्वल वाले में किस पे है, तो f3 फंक्शन इक्वल वाले, तो इस वाले पे इक्वल साइन लगाओ, तो यहाँ पर लिखना है ax प्लस 1, और x की जगह पुट करना है 3 प्लस 1, तो एक इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 1। अभी कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करना है वो भी बताएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले निकालना है एल एच एल निकालना, तो एल एच एल निकालने के लिए यहाँ लिखना है लिमिट x टेंस टू ए का मतलब 3 की पावर और नेगेटिव। अब देखना क्या पे, यहाँ फंक्शन क्या होना चाहिए, x लेस देन a होना चाहिए, मतलब x लेस देन 3 होना चाहिए। तो x लेस देन 3 किस में, फंक्शन नंबर फर्स्ट में, तो फंक्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये लेस देन 3 है, तो यहाँ पुट करना है a x प्लस 1। अब इसको सोल्व करना है, x की जगह रखना है 3 माइनस h, इतनी चीज हो जाएगी, तो यहाँ रखना है ax 3 माइनस एच इंटू ए प्लस 1, तो आएगा 3a माइनस एच ए प्लस 1, और लिमिट यहाँ पर बदल जाएगी h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये सोल्व नहीं हो सकता इससे आगे, तो h की जगह 0, तो 3a प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरीके से क्या निकालना है, आर एच एल निकालना है, तो यहाँ पर x बड़ा होना चाहिए a से, तो ये कौन से में है, फंक्शन में दूसरे वाले में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा bx प्लस 1, bx प्लस 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, 3। ठीक है, तो पुट क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 3 प्लस एच, तो यहाँ पर आएगा b 3 प्लस एच प्लस 3। देखिए ये सब कुछ दिखाना है, सिर्फ आपको यहाँ पर आ जाएगा h टेंस टू 0, और ये h टेंस टू 0 बन जाए, तो यहाँ है 3b प्लस एच बी प्लस 3,
और यहाँ पर लिमिट बन जाएगी h टेंस टू 0, मतलब 0 वैल्यू। तो अब h की जगह इससे ज्यादा सोल्व, देखिए सोल्व करना है, अगर इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता तो यहीं पर क्या कर देना 0 पुट, तो यहाँ है 3 + b। अब ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, तीनों चीजें बराबर होंगी। 1 जो हमने वैल्यू अभी निकाली है वो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, 3b + 3 और इक्वल टू में 3a + 1। अब देखिए यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा क्वेश्चन के अंदर कि दो इक्वेशंस आपस में एक जैसी इक्वल रख देनी होगी, किसी ना तो किसी तरीके से दोनों इक्वल रख देनी होगी। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या चीज आ रही है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, मगर बी की वैल्यू हम शायद निकाल लें। ए बी का कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, ए बी का कोई रिलेशनशिप बन जाए यहाँ से। तो यहाँ पर आएगा 3b - 3a - 2। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का कोई रिलेशन बन रहा है b - a -2/3 ठीक है। अब कहीं से सॉल्व कर सकते हैं इसे, रिलेशन बन चुका है, रिलेशन बन चुका है। ठीक है, तो कोई वैल्यू रख सकते हैं कि ताकि जिससे सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लेते हैं 3a इक्वल टू में 3b। देखिए कोई इक्वेशन आगे जो आपके एग्जाम में देंगे वो मोस्टली ऐसी होंगी कि जिसमें कोई ना कोई वैल्यू पुट करके आपके पास कोई ना कोई इक्वेशन आ रही होंगी। अभी इस वाली क्वेश्चन में नहीं आ रही, इसमें a की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं या b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगी। तो एक रिलेशन यहाँ बन जाएगा, मगर जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपके सामने निकल जाएगी, मतलब ये दोनों चीजें शायद इक्वल ना हो, अलग अलग वैल्यू गिवन हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, तीनों चीजें निकालनी है, पहले इक्वल फंक्शन, फिर LHL, फिर RHL, फिर उसके बाद तीनों को बराबर रख देना और जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देनी है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट होते हैं डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के सबसे पहले हम दोबारा से फॉर्मूले, देखिए मैंने वीडियो बनाई है मगर उस वीडियो से अलग दोबारा से फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इनको फॉर्मूलों को याद रखें। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रखिए। अगर हम क्या करें, कोई भी x की पावर n का करते हैं, x की कोई भी पावर हो, 1 भी हो उससे भी हो जाएगा, n(x(n-1)। अगर खाली 1 का करते हैं तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर x की पावर 1 है तो, अगर इसी तरीके से √x है तो इसका बनता है 1/2 √x। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर a की पावर x है तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, a की पावर x log a बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं ex का तो ex का ex रहेगा। देखिए अगर ये आपको याद हो गए तो आप इंटीग्रेशन इजीली कर दोगे। यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो यह बनता है log x, तो इसका होता है 1/x। इसके बाद बात करें अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो sin x का cos x, देखिए बिल्कुल ही उल्टे फॉर्मूले, अगर वहां cos x की पूछोगे तो sin x आ जाएगा इंटीग्रेशन में, तो ये याद कर लेना बस, आराम से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंटीग्रेशन के भी। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x। अब ध्यान रखना अगर c वालों का डिफरेंशिएशन करना है तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन कैसे, जैसे कि कोट x है तो आएगा -cos(x²x)। अगर इसी तरीके से बात करें cosec की तो क्या बनेगा, -cosec x cot x। तो जितने भी c वाले हैं वो माइनस के होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फॉर्मूले की तो यहाँ पर tan x का बनेगा x। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बनतेगा इसका बचेगा sec का बच गया था, तो sec x का बनेगा sec x tan x। तो जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब बड़े बड़े हैं, उनके सिंगल फॉर्मूले, उनके सिंगल फॉर्मूले, और जो थोड़े से पीछे वाले हैं उनके फॉर्मूले थोड़े से। इसके बाद बात करते हैं इनवर्स वाले फॉर्मूले की। तो इनवर्स वाले फॉर्मूले कैसे होंगे, देखिए अगर साइन इनवर्स है, और ये याद रख लेना ये इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, ये याद रखना 1/√1 माइनस, तो क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की या साइन एक्स की जो फॉर्मूले होते हैं उसका फॉर्मूला बनता है √1 - x², ये बनता है। उसी तरीके से कोस की बात करें, अब जब कोस है तो सिर्फ क्या आएगा माइनस, और सेम फॉर्मूला बनता है, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाए हैं फॉर्मूले, याद करने भी इसी तरीके से सीख लेना। यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 + 1/x²। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर बनेगा कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x का -1/1 + x²। ठीक है, माइनस, तो देखिए इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है। उसके बाद
sec x का बनेगा। तो देखिए याद करने का तरीका क्या होगा, होना चाहिए, याद करने का तरीका सिंपल होना चाहिए कि भाई याद करने का फॉर्मूला कि भाई हमें किस किस के याद करने, साइन के याद करने हैं, कोस के उसके उल्टे हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा, बस इतना बात है। और देखिए यहाँ सेक और कोसेक का भी दोनों का सेम है। और ये नहीं, या तो 10th क्लास के फॉर्मूले तो याद हैं, 10th क्लास के फॉर्मूलों से ही बनाए हैं ये फॉर्मूले। अगर थोड़ा सा देखोगे तो आप याद करने का तरीका, वहां प्लस आता है, 1 + 10^2x उसका बनता है। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। इसके बाद मैं आपको बात करूं कि अब यूज कैसे होंगे। सबसे बड़ी बात है ये फॉर्मूले यूज कैसे होंगे। तो देखिए मेन बेसिक 4 फॉर्मूले ही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर मैं बात करूं दो चीजें प्लस में है, दो चीजें प्लस में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, दोनों का अलग अलग करके। अगर यहाँ साइन प्लस 10 है तो साइन का पहले करेंगे प्लस लगा के, फिर उसके बाद करेंगे। अगर उसी तरीके माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा सिर्फ। अगर बात करें मल्टीप्लाई में, दो डिजिट मल्टीप्लाई में, तो पहले मल्टीप्लाई वाले पहले वाले को बाहर रखेंगे, दूसरे वाले का कर देंगे। या आप कैसे भी रख सकते हैं, पहले वाले को बाहर, ठीक है, या दूसरे वाले को। अब दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव। उसी तरीके से अगर कोई भी चीज डिवाइड में, तो क्या करना है, डिवाइड में पहले नीचे नीचे वाले को नीचे का होल स्क्वायर, फिर उसको बाहर रखना है, फिर क्या करना है, पहले वाले का, फिर माइनस का साइन, फिर पहले जो ऊपर रखा है, और डिवाइड में नीचे वाले का। ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, एक चेन रूल सीखना होता है। चेन रूल कैसे कहता है कि अगर कोई भी चीज ऐसे है तो चेन रूल में सबसे पहले क्या करते हैं, या ऐसे लिखा हुआ है तो अब इस पे पावर, इसका मतलब होल पावर है, ये होल पावर है। तो होल पावर का मतलब होता है कि सबसे पहले पावर का करना है, सबसे पहले पावर का करना है। स्टेप नंबर 1 अगर मैं बात करूं चेन रूल में, इस तरीके से कई सारी चीजें, तो पावर का करना है। तो अगर मैं पावर का डेरिवेटिव करूं तो यहाँ पर है dx 10 2x + 1 की होल पावर। तो पावर का मतलब होता है x की पावर n, तो वो होता है n बाहर आगे आ जाएगा, n आगे आएगा मतलब 2 आगे आ जाएगा, 10 और 2x + 1, और पावर एक कम हो जाएगी। अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है अंदर वाले का, मतलब 10 का, 10 का। तो 10 का डेरिवेटिव करते हैं, और 10 का हमने अभी सीखा है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, और थीटा तो रहेगा। अब थीटा का करना है, तो चेन रूल के अंदर इस तरीके से याद रखना है। चेन रूल में इस तरीके, अब यहाँ प्लस का फॉर्मूला है, तो प्लस का आप लगा सकते हैं 2 बाहर, x का होगा 1, तो यहाँ बन जाएगा 2 और 1 का 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन में चेन रूल का मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन में चेन रूल आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आएगी। देखिए उसके बाद कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको यूज करनी होगी। अगर कहीं पे भी दिख जाए, और ये तब यूज करनी है जब क्वेश्चन में साइन इनवर्स के साथ फंक्शन दिया हो कोई, या फिर कोस इनवर्स के साथ फंक्शन दिया हो कोई, या टेन इनवर्स के साथ फंक्शन दिया हो कोई। अगर इस तरीके की शेप बनाते हैं तो कैसे करते हैं, तो रूल नंबर 1, अगर फंक्शन दिया है तो √a² - x², अगर इस तरीके से, तो x के प्लेस पर साइन थीटा, अगर साइन है तो साइन थीटा करके क्रॉस करना, और x के प्लेस पर कोस थीटा, अगर सामने कोस थीटा तो कोस थीटा पुट कर देना। अगर फंक्शन, रूल नंबर 2, फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया है a² + x², तो यहाँ पर क्या करना है, x = में a tan थीटा पुट करना है, और x के प्लेस पर a cot थीटा पुट करना है। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ क्या करना है, इफ फंक्शन x² - a² दिया है, देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। तो x के प्लेस पर a sec थीटा, और x के प्लेस पर a cosec थीटा पुट कर देना। ठीक है। और अगर फंक्शन, रूल नंबर 4, फंक्शन √a - x दिया है, तो x के प्लेस पर a cos 2 थीटा पुट कर देना। अगर फंक्शन, रूल नंबर 5 है, तो यहाँ पर फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया है a प्लस, तो यहाँ पर क्या करना है, x = में a cos
2 थीटा। तो ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से पुट कर देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में दिया है, ध्यान रखना हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। इसमें कुछ फंक्शंस है, जैसा पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन है, मैं बता देता हूँ पैरामेट्रिक फंक्शंस यूज होंगे। क्या होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस? पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे, जैसे x का कोई साथ कोई फंक्शन गिवन है, x के साथ कोई फंक्शन गिवन है और y का अलग फंक्शन गिवन है। तो ध्यान रखना जिस भी फेस में, ये इसको t ले लेते हैं, बस सेम हो जाएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में दी हुई चीजें हैं वहां पर वही फाइंड, मतलब यहाँ से dy बाय dt फाइंड आउट करना और यहाँ से dx बाय dt फाइंड आउट करना, और फाइंड आउट करना है dy बाय dx, dy बाय dx। फाइनली क्या करना है, dy बाय dx। तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन डिवाइड में इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन इज डिफरेंशिएशन, बार बार इंटीग्रेशन याद आ जाता है। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से सोल्व करने, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना अगर पैरामेट्रिक फंक्शन है। और ध्यान रखना कि हमेशा विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में बोला, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ex विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना ये भी फंक्शन अलग अलग लेट कर लेना, अलग अलग लेट कर लेना और x के रिस्पेक्ट में कर कर फिर इन दोनों को यूज करना होगा। समझ आएगी बात? ठीक है, अगर कोई भी चीज बड़े वाले रूट में है तो उसमें log का यूज करना। ये थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर किसी के ऊपर बहुत बड़ी पावर है या कोई भी चीज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई में, जैसे x इंटू कोस एक्स टेन इनवर्स x, इस तरीके से, तो इसमें भी कोशिश करना कि log पुट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पुट कर लेना। अगर पूरी ये तो थोड़ी ब्रीफ में, मतलब कह सकते हैं फॉर्मूले बता दी जाएंगे। क्वेश्चन अगर पूरे अच्छे से करनी है तो पहले ही मैंने डिफरेंशिएशन की अलग से वीडियो डाली, जिसमें 20-25 क्वेश्चन है, वो सॉल्व कीजिए। वो सॉल्व करने सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो समझ लीजिए आपके पास बहुत कुछ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि डिफरेंशिएशन बताओ किसका, अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स, और प्रूव करना था, प्रूव दैट अंडर रूट एक्स dy बाय dx 1 प्लस वाई की पावर 4 और 4y, इस तरीके से। तो क्या करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से है। अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है, यही तो है, चेन रूल ही तो है, तो चेन रूल लगा दीजिए। तो क्या आएगा, dy बाय dx, पहले हम क्या करेंगे, पावर का करेंगे, तो हाफ 10 अंडर रूट एक्स। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 के मतलब होता है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहाँ आएगा -1/2। अब रूट का करते हैं तो 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से बन जाएगी, 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स इंटू 10 इनवर्स एक्स रूट की पावर एक्स, और ऊपर क्या बन जाएगा, सेक। अब पुट करना है, देखिए दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट आप इसमें पुट कर दीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। रूट एक्स उस तरफ है तो रूट एक्स को उस तरफ भेज दीजिए। अब 10 की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर बचा 4, और यहाँ पर इसकी मतलब है y। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये क्या है, इसको ऐसे रूट में लिख लूं, और यहाँ पावर 4 बन जाएगी। कैसे बनी पावर, देखिए दो तो ऑलरेडी थी, तो दो पहले पावर लिखनी है, और अब इसी को पावर को क्या है, इसके ऊपर रूट लगाना, तो इसका मतलब डबल पावर करनी है रूट लगाने के लिए। तो यहाँ पर बन जाएगा 4y, 1 प्लस 4y बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब ये बड़ी वीडियो हो गई है तो इतने क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है, थैंक यू।